9th क्लास के बच्चों के लिए उनके विज्ञान का, साइंस का पहला चैप्टर। देखिए ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस, और इसके जो गुण हैं, इसी पर ये पूरा चैप्टर खत्म है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? जी हाँ, इस पूरे पार्ट को देखिए, मैं इसी से आपके सारे जो पेज नंबर है उनके प्रश्न हल करके दिखाऊंगा और आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि सिर्फ 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप ये पूरा पार्ट याद कर लेंगे। तो अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, याद नहीं होता, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें और देखिए आज पहला पार्ट आप कितनी आसानी से याद कर लेंगे। और अगर अभी भी आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपके 8th बोर्ड थे तब भी हम लोगों ने आपकी पूरी हेल्प करवाई थी, हम मॉडल पेपर दिए थे और आज भी वो मॉडल पेपर यूट्यूब पर हैं। जो नए बच्चे हैं जाके देख लीजिए, कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन उनमें से आए थे। लेकिन अब टाइम है पढ़ाई का, तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो है देखिए विज्ञान का, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर क्या क्या पढ़ें, क्या क्या करें। आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए ये टेबल सबसे पहले हम अच्छे से याद करेंगे और इसके बाद हम एक एक प्रश्न को मैं आपको इसी टेबल पे हल करके दिखाऊंगा। देखिए ठोस, द्रव और गैस और इनके गुण अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो यकीन मानिए पूरा पहला चैप्टर आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले अणुओं की स्थिति देखिए। तो हम ठोस में अगर देखें तो ठोस में अणु जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। अणुओं के कण आप देखिए, जैसे लकड़ी है कितनी सॉलिड होती है, सॉलिड क्यों? क्योंकि उसके अणु पास पास हैं। जबकि पानी देखिए, पानी में आप उंगली डालेंगे चल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अणु बहुत पास पास नहीं होते। जबकि गैस जो हमारे आसपास है वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि गैस को कभी आप महसूस नहीं कर सकते ना जल्दी, क्यों? क्योंकि उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो पहला, अणुओं की स्थिति, ठोस में बहुत पास पास होंगे, द्रव में बहुत पास पास नहीं होते और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा, अणुओं का स्थान। अब स्थान क्या है देखिए, तो ठोस में अणुओं का स्थान निश्चित होता है, हम देखते हैं ना, निश्चित है, निश्चित होंगे इनके। जबकि अणुओं का स्थान द्रव में निश्चित नहीं होता और गैस में अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता। सिर्फ ठोस में निश्चित होता है, इन दोनों में निश्चित नहीं होता। अब देखिए अणुओं की गतिज ऊर्जा, पहले ये समझना जरूरी है गतिज ऊर्जा क्या होती है। कोई भी चीज जब गति करती है, समझ रहे हैं, गति समझते हैं ना, जब कोई भी चीज चलती है, मूव करती है, तब जो उसके अंदर ऊर्जा होती है तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा देखिए, ठोस में बिल्कुल न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। द्रव में इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि द्रव ज्यादा मूव करता है ना भाई, गति ज्यादा होती है द्रव में, और गैसों में बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसकी सर्वाधिक होती है। तो गतिज ऊर्जा देखा हमने। अगला देखिए आकार। अब जब ठोस है तो आकार तो इसका निश्चित ही होगा भाई। अगर मान लीजिए लकड़ी है तो लकड़ी रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि वो पानी बन जाएगी, तो निश्चित होती है इसका आकार निश्चित होता है। पानी अनिश्चित आकार होता है, पात्र का आकार ग्रहण करता है। अगर आपने गिलास में दिया तो गिलास का आकार ले लेगा, आप जिस भी बर्तन में डालेंगे उसके हिसाब से अपना आकार ले लेता है। अगला देखिए, गैस का भी अनिश्चित होता है, जिस पात्र में रखी जाती है इसको भी आप जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। अनिश्चित होती है, जिस पात्र में रखी जाती है उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेती है। तो कहने का मतलब है आकार में अगर हम देखें तो ठोस का तो निश्चित होता है, जबकि इन दोनों का अनिश्चित होता है। ऐसे ही आयतन जो जगह घेरते हैं ना, सिंपल भाषा में, वैसे इसका फॉर्मूला होता है, आयतन हम अलग अलग निकालेंगे मैथ्स में, जब आप पढ़ेंगे 9th क्लास में तो वॉल्यूम आयतन आएगा। आयतन मतलब कितनी जगह ले रहा है। तो देखिए ठोस का तो फिक्स है, निश्चित, एक अगर मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है तो निश्चित ही आयतन होगा उसका। द्रव भी अगर मान लीजिए 5 ml है तो उसका आयतन उतना ही होगा, निश्चित होगा। जबकि इसका अनिश्चित होता है, गैस का अनिश्चित होता है, ये ध्यान रखिएगा। तरलता मतलब बहना, ठीक है ना, लिक्विडिटी बोलते हैं, बहना। तो देखिए ठोस बहेंगे क्या? तो बहते नहीं है ना, तरलता इनमें नहीं होती, बहते नहीं है। ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और ये सभी दिशाओं में बहते हैं, तो ये हो गई तरलता। अब देखिए घनत्व किससे निकालते हैं हम? देखिए घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व ठोसों की सर्वाधिक होती है, जो द्रव है उनकी कुछ कम होती है और इसकी सबसे ज्यादा कम होती है। अब अगला, ऊष्मा द्वारा प्रसरण। ऊष्मा समझ रहे हैं, ऊष्मा गर्मी के द्वारा क्या ये फैलते हैं, ऐसे समझिए। तो ये तो बहुत कम जाएंगे, क्योंकि ठोसों में जो होता है, ठोस जो होते हैं वो जल्दी ऊष्मा से प्रसरित नहीं होते। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, उसको आप ज्यादा गर्म करेंगे तो पिघलेगी थोड़ी ना, वो ये कहना चाह रहा है, वो फैलेगी थोड़ी ना, ये कहना चाह रहा है वो। कुछ अधिक, अब देखिए जो द्रव होते हैं वो ऊष्मा जैसे ही देंगे तो वो उसमें उनमें प्रसरण होना शुरू हो जाता है, और इनमें गैस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो ऊष्मा द्वारा बहुत जल्दी से फैलते हैं।
इस पे भी आपका आंसर आएगा। जैसे गर्म खाने की जो सुगंध होती है बहुत दूर से आपको क्यों आने लगती है, क्योंकि गैस फॉर्म में होना, सुगंध जो है उसकी खुशबू जो है वो गैस की फॉर्म में है और ऊष्मा द्वारा इसका प्रसरण बहुत कम होता है। तो जब कम होगा और मान लीजिए अगर वो गैसियस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, तो ऊष्मा द्वारा प्रसरण तो कम होगा, लेकिन अगर आप तापमान बढ़ाते जाएंगे तो कणों की जो गति है, जो गैस के कणों की गति है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी खुशबू कई मीटर दूर तक हमें आ जाती है। अगला, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई वस्तु गलना शुरू कर दे। गलना समझ गए, मतलब वो सॉलिड से, ठोस से लिक्विड में बदलना शुरू कर दे। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो है वो उबलना शुरू कर दे। जैसे पानी जिस तापमान पर उबलना शुरू करेगा वो उसका क्वथनांक। तो गलनांक का मतलब गलना, जिस तापमान पर वो गलना शुरू करे, क्वथनांक जिस तापमान पर वो उबलना शुरू करे। तो ठोस है भाई, तो इसके गलनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होंगे। दूसरा, द्रव का देखिए, इनके क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक परंतु गलनांक कम होते हैं। क्वथनांक तो इसका कमरे के ताप से अधिक होता है, परंतु देखिए गलनांक क्या होता है, कम होता है। और गैस के इनके गलनांक एवं क्वथनांक कमरे के ताप से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये तो पहले आपको याद करना है बहुत अच्छे से। अब हम देखिए, इसी पे मैं आपके पूरे पाठ को हल करके दिखाता हूं कि आप पूरे पाठ के प्रश्न इनसे कैसे हल कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी सहायता से आप प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके प्रश्न संख्या 6 पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कारण बताएं। कारण बताएं में देखिए पहला प्रश्न है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा आराम से। उसमें प्रश्न है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं। क्यों, क्या रीजन होगा, तो देखिए, क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, और इनके मध्य आकर्षण बल भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये दोनों कारण लिख देने हैं और उससे आपका आंसर बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए वापस से, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देता है क्योंकि इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, और इनके मध्य आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। इसी का कारण बताएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। दबाव क्यों डालेगी, क्योंकि इसके अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, और ये क्या करते हैं, सभी दिशाओं में बहते हैं, सभी दिशाओं में गति करते हैं ना। देखिए इसमें ये भी दे रखा है, देखिए इनका आकार फिक्स नहीं होता, और ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ, देखिए पहला तो ये लिखेंगे आप, क्योंकि अणुओं का, गैस के अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, और ये चारों तरफ किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, इसीलिए ये दबाव डालते हैं। तो देखिए इसी से इसका आंसर आ गया ना, क्योंकि गैस के अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, और ये चारों तरफ क्या करते हैं, चारों तरफ गति करते हैं, जिसके कारण ये दबाव डालते हैं। तीसरा था, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है। लकड़ी की जो मेज है वो ठोस क्यों कहलाएगी। अब आ जाओ ठोस पे, क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और अणुओं का स्थान निश्चित होता है। देखिए इसी में से आंसर आ गया ना उसका भी। अगला देखिए, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए। अच्छा, हम हवा में आसानी से क्यों चला सकते हैं, क्योंकि हवा में अणु जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि अगर हम लकड़ी की बात करें तो वो ठोस अवस्था में है, जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं हाथ चला सकते। देखिए इसी में से हो रहे हैं ना। अब आ जाइए आपके पेज नंबर 4, पृष्ठ संख्या 4 पे प्रश्न है। पहला तो ये था कि उसमें दे रखा है, निम्न में से कौन से पदार्थ, जैसे कृषि, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध, कौन से पदार्थ हैं। तो इनमें से, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, तो पदार्थ कौन कौन से होंगे। देखिए पदार्थ या तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें से जो जो ठोस, द्रव, गैस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पदार्थ। और बाकी जैसे देखिए स्नेह, स्नेह क्या होता है भाई, आप किसी को प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे तो वो पदार्थ थोड़ी ना है, तो वो नहीं होगा। गंध, खुशबू, वो भी नहीं होगी। ऐसे ही घृणा, घृणा मतलब जो चीज़ें आप महसूस करते हैं वो नहीं होगी। बाकी ठोस, द्रव, गैस जो भी हैं वो पदार्थ होंगे। अब अगला है, उसमें ये पूछा था, निम्नलिखित के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों, खाने की गंध मतलब गैस। अब वो कह रहा है कि गर्म की क्यों जाती है, तो ये ध्यान रखिए, तापमान बढ़ने पर, क्या, तापमान बढ़ने पर गैस के कणों की गति बढ़ जाती है।
क्या हो जाती है? गैस के कणों की गति बढ़ जाती है, इसलिए गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही हमें आती है। अगला था स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परिक्षेपित होता है? गोताखोर पानी को क्यों काट पाता है? पानी मतलब द्रव है, तो द्रव में अणु क्या होते हैं? पास पास नहीं होते हैं और अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता। और जो गोताखोर है वह पानी के मध्य जो आकर्षण बल है उस बल से ज्यादा बल लगाता है और इसीलिए वो पानी में क्या कर पाता है? पानी को काट पाता है। वापस से देख लीजिए, पानी क्या है? द्रव अवस्था में है तो उसके अणु बहुत पास पास नहीं होते, अणुओं का स्थान भी निश्चित नहीं होता, ये दोनों लिखना है। फिर क्या लिखेंगे आप? और पानी के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है और गोताखोर उससे ज्यादा बल लगा के उस पानी को हटा पाता है, इसीलिए वो उसमें तैर पाता है। तो ये तो थे आपके प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न। देखिए मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूं आराम से बुक में देखिए और देखिए मैं आंसर इनमें से ही बता रहा हूं आपको, तो कितना आसानी से हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके कुछ प्रश्न थे जिनको मैंने आपको बताया जो आपके पेजेस पे थे, अब हम थोड़े से प्रश्न और करते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, अब हम उनको हल करते हैं। पाठ्य पुस्तक में देखिए जो पहला प्रश्न है आपका वो ये है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित करें, जैसे 300 केल्विन और 573 केल्विन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित करें। किस में परिवर्तित करें? केल्विन में। तो ये केल्विन और सेल्सियस में जो परिवर्तन करना है अच्छे से देखिएगा। आप 9th क्लास में तो जब भी एग्जाम हो गए तो इसमें से प्रश्न जरूर दिए जाते हैं, खासतौर पे आपके हाफ ईयरली और फाइनल में जरूर आएंगे। सबसे पहले देखिए मैं प्रश्न नंबर 2 ही हल कर रहा हूं। इसमें देखिए इसका हल जैसे आप करेंगे, हल हम कर रहे हैं फर्स्ट नंबर का हल। देखिए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए किस में करना है। देखिए सेल्सियस में है, केल्विन में, तो केल्विन का फॉर्मूला होता है K बराबर C डिग्री प्लस 273। मतलब सेल्सियस में जो वैल्यू है इसमें 273 प्लस कर दीजिए, आपकी वैल्यू केल्विन में आ जाएगी। जैसे देखिए अब इसमें 25 डिग्री है तो इसका देखिए 25 प्लस 273 कितने हो गए? 5 और 3 8, 5 3 8 9, 298। के की वैल्यू कितनी आ गई है आपके? 298 केल्विन आ गई वैल्यू। दूसरा देखिए अब इसका, ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। देखिए इसी तरह से सेकंड वाले में वही आपको वही करना है। के इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, C प्लस 273। जब भी के निकालेंगे तो C प्लस 273। ठीक है, अब देखिए C कितना है? दूसरे में कितना था? 373 प्लस 273। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर लीजिए। देखिए 3 और 3 6, 7 और 7 14, 1 3 2 5 और 1 6, 646 के, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो हमने किस में चेंज कर दिया? केल्विन में, है ना, हमने केल्विन में चेंज कर दिया। अब देखिए, अब जैसे फर्स्ट वाला पहला वाला जो प्रश्न था उसमें आपको क्या दे रखा था? निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो जब आप सेल्सियस में चेंज करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है। जैसे प्रश्न संख्या पहले का हम हल कर रहे हैं तो के दे रखा है आपको 300। ठीक है, केल्विन कितना है? 300। सेल्सियस निकालें। देखिए फिर वही सूत्र एक ही है, के बराबर C डिग्री प्लस 273। तो यहाँ पे के की जगह 300 रख दिए, C प्लस 273। तो C निकालना है तो प्लस का 273 इधर आएगा तो माइनस का, तो 300 में से 273 माइनस कर दिए, ये आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा फिर वही बता रहा हूं, के और सी में से कोई एक वैल्यू। तो ऊपर हमने देखा था कि उसने सी दे रखा था तो प्लस कर दिया था, अब उसने के दे दिया तो ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में भी हमें सेंटीग्रेड में निकालना है तो मैंने फॉर्मूला इसमें चेंज कर दिया। जैसे प्लस का 273 इधर आएगा तो माइनस का, तो देखिए सी कितना हो गया? के माइनस 273, क्योंकि प्लस का 273 इधर आया तो माइनस का। अब के की वैल्यू दूसरे प्रश्न में थी 573 केल्विन, तो देखिए 573 लिख दिया, ये 273 इसमें से माइनस कर दिया, आगे आपके पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ नहीं करना है, बस एक ही फॉर्मूला है। अगर सी दे रखा है तो 273 प्लस कर दीजिएगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा। और अगर केल्विन में दे रखा है और सेंटीग्रेड निकालना है तो केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस। इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करवाऊंगा।
पुस्तक में देखिए प्रश्न संख्या जो 3 है वो ये है कि नेफ्थलीन को अगर हम कुछ समय तक रख दें तो वो हवा में उड़ जाती है। क्यों? तो नेफ्थलीन क्या है, देखिए उसके लिए कि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होता है? जो ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाती है। जैसे कपूर पूजा करते हैं ना, आरती, वो भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ये पदार्थ देखिए, कपूर सॉलिड होता है ना ठोस अवस्था में, लेकिन जब आप उसको जलाएंगे तो पानी नहीं बनेगा, वो सीधे गैस बन जाता है। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है जो ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल जाती है? गैसीय अवस्था में। इसीलिए कुछ समय बाद ये हवा में उड़ जाती है। दूसरा प्रश्न था कि इत्र की जो गंध है वो आप तो दूर बैठे व्यक्ति तक भी क्यों पहुंच जाती है? तो इत्र जो है वो क्या होता है? क्योंकि गंध या महक के कण अपने आप ही वायु के कणों में क्या हो जाते हैं? विसरित होकर, विसरित मतलब मिल जाते हैं, मिल करके दूर दूर तक फैल जाते हैं, इसीलिए वो बहुत दूर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या याद करना है आपको? क्योंकि ये वायु के कणों के साथ क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं। अगला देखिए चौथा प्रश्न पाठ्य पुस्तक में क्या है आपका? निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। अब आकर्षण देखिए, तो आकर्षण किस में सबसे ज्यादा होगा? ठोस में। जल क्या है? द्रव। चीनी क्या है? ठोस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो सबसे कम किस में हुआ? ऑक्सीजन में। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन, इससे ज्यादा द्रव जल, और सबसे ज्यादा आकर्षण किस में होगा? चीनी में। ठोस है तो सबसे बड़ा चीनी, है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? जैसे 25 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए 25 डिग्री पे कमरे का तापमान होता है। इस पे पानी कौन सी अवस्था में मिलता है आपको? द्रव अवस्था में। 0 डिग्री ठोस बर्फ बन जाता है ये 0 डिग्री पे पानी, और 100 डिग्री पे पानी उबलना शुरू करता है। और ये इसका क्वथनांक भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वथनांक मैंने बताया ना अभी पीछे। और देखिए पूरे पार्ट को वो टेबल, तो वो जो मैंने टेबल बताई थी आपको ठोस द्रव गैस की, अच्छे से याद कर लीजिए। पहला पार्ट बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप लोग। अगला देखिए कारण पूछ रहा है। अब ये पुष्टि हेतु कारण दें। अब ये कारण क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। जैसे जल कमरे के ताप पर द्रव है। द्रव क्यों होता है? देखिए जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। क्यों नहीं होता निश्चित आकार? द्रव है ना ये, इसलिए। तथा उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। इसी कारण जल कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। देखिए द्रव वाली आगे देखिए, कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। ये दोनों पॉइंट थे ना उसमें, तो द्रव के दोनों पॉइंट इसमें लिख देने हैं आपको। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो ठोस के जो गुण होते हैं वो पहला दूसरा गुण लिख दीजिए। देखिए अलमारी के पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है तथा इसका आकार क्या होता है? देखिए निश्चित होता है। इस कारण ये कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस है ना। अगला, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर बर्फ द्वारा शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? मतलब बर्फ ज्यादा ठंडा क्यों होता है? तो देखिए बर्फ के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। बर्फ की ऊर्जा कम होती है। इस कारण बर्फ वातावरण से जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा क्या करता है? अवशोषित करता है। और ये ध्यान रखिए, जो जितनी ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा वो उतना ज़्यादा ठंड देगा आपको। इसीलिए समान ताप होने पर भी बर्फ जल की अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करता है। आई बात समझ में? क्योंकि इसके देखिए ऊर्जा जो होती है, बर्फ के कणों की ऊर्जा जो होती है वो जल के कणों से क्या होती है? कम होती है। और इसीलिए वातावरण से जल की अपेक्षा क्या करता है? अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। जैसे एसीटोन, ध्यान रखिए एसीटोन या अल्कोहल को अगर आप हाथ में रखेंगे तो वो भी आपको ठंडा महसूस कराएगा। क्यों? क्योंकि वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है वातावरण से और आपको ठंडा महसूस कराता है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? भाई उबलता हुआ जल या भाप? तो जो अधिक ऊष्मा, वो देखिए एक बार, उबलते हुए जल की तुलना में भाप द्वारा जलने की तीव्रता अधिक होती है। भाप से जलने पे अधिक, भाप से ज़्यादा जलते हैं आदमी, ऐसा समझिए। क्योंकि समान ताप पर भाप के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। भाप की ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा भाप के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा के कारण होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, पूरा जिनको याद नहीं हो तो ये ध्यान रखिए, भाप में क्या होती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है।
तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि भाप में क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जिसके कारण इससे द्वारा जलने की तीव्रता अधिक होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छे से इसको देखिएगा। इसमें ABCDEF हमें पहचानना है। जैसे देखिए A से B, अब देखिए ठोस से अगर आप द्रव में जा रहे हैं तो क्या होता है, गलना। भाई ठोस से द्रव में गलना, तो ठोस से द्रव में गए तो गलना हो गया। द्रव से गैस में गए तो कौन सी प्रक्रिया होगी, वाष्पीकरण। भाई द्रव पानी जब गैस में बदलता है भाप में, तो ये क्या हो गया आपका, वाष्पीकरण। लेकिन अगर गैस से आप दोबारा किस में बदल रहे हैं, द्रव में, जैसे बादल होते हैं, बादल बनते हैं ना, पानी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, संघनन। अगर गैस से आप द्रव में गए तो क्या हो जाएगा, संघनन। ये लिखते चलिएगा आप लोग, गैस से द्रव में संघनन। और अगर द्रव से आप ठोस में जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, जैसे द्रव पानी जब बर्फ बनेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, जमना या हिमीकरण भी कहते हैं, जमना या हिमीकरण। जम जाती है ना चीजें तो जमना भी कहते हैं उसको। उसके बाद देखिए, अगर ठोस से सीधे हम गैस में गए, अभी हमने पढ़ा था ना नैफ्थलीन बॉल का, तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। ऐसे लिख लीजिएगा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन होता है। और ऐसे अगर गैस से सीधे आप ठोस में जा रहे हैं तो उसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, एक बार वापस से बता देता हूं। देखिए, ठोस से द्रव में गए तो संघनन या गलन भी कह सकते हैं। द्रव से गैस में गए तो वाष्पीकरण, गैस से द्रव में आए तो संघनन, और द्रव से ठोस में गए तो जमना या हिमीकरण, है ना। और ठोस से गैस में गए तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में गए तो निक्षेपण। तो इस तरह से ये मैंने आपको पहला पार्ट याद करवाया है, और बहुत आसान शब्दों में बस वो टेबल याद कर लीजिएगा। देखा, मैंने शुरू में बताया था कैसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, अपने जो भी आपके भाई हैं जो भी पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कंपटीशन एग्जाम, आपको जो भी लेवल स्टूडेंट वगैरह हुए थे, हमने राजस्थान की जीके, साइंस, सब मटेरियल दे रहे हैं। प्लस बोर्ड क्लासेस में हमने मॉडल पेपर दिए थे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। तो अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।